यूट्यूब चैनल अशोक राय एंड राय में आप सभी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीच एनाटॉमी चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षक के लिए तैयारी मन से कर रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का अवशोषण, उपापचय से संबंधित क्रियाएं होती है। इसमें मुख्य रूप से जिह्वा, कंठ, अन्न नलिका, अमाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा लार ग्रंथियां आदि भाग लेती है। अन्न नलिका की लंबाई 10 इंच होती है, जबकि यह वक्ष गुहा में स्थित रहता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फुट होती है, जो हमारा भोजन मुख में चबाते समय लार ग्रंथि लेता है, जो भोजन को चबाने में सहायता भी करता है। फिर आहार ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। वहां पर इसे HCl एवं रैनिन नामक रस मिलता है और पाचन क्रिया को आगे बढ़ाता है। छोटी आंत में आकर भोजन पैंक्रियाटिक जूस और पित्त रस ग्रहण करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जबकि यकृत का उदर में ऊपरी तथा दाहिनी ओर स्थित रहता है। यह जिसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम होता है। छोटी आंत से निकलने में भोजन को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। आहार से आवश्यक पदार्थ चूस लेने के बाद छोटी आंत से होता हुआ अंत में आहार का अनावश्यक हिस्सा जो है वह बड़ी आंत में पहुंचकर मलाशय के द्वारा निकल जाता है। ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का संक्षिप्त रूप में बताया। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा करेंगे। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अंग भाग लेते हैं उसमें नासा, कंठ, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वास नलिका, फुफ्फुस और फुफ्फुस श्वान आदि भाग लेते हैं। वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन हमारे श्वसन क्रिया और जीवन का यह मूल आधार होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम। इस तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क भाग लेता है। इसमें विभिन्न अवयव कुछ विशेष कार्यों को नियंत्रित करता है। तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों में सामंजस्य बना रहता है। इसे हम 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला केंद्रिका तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रिका तंत्रिका तंत्र क्या है? तो यह इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क भाग लेते हैं। तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों में सामंजस्य इसी के द्वारा बना रहता है। अब इसमें 12 जोड़ी मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाओं के 13 जोड़े होते हैं। यहाँ से सूचनाएं सारे शरीर में फैलती है। मस्तिष्क का वजन जो लगभग होता है वह 40 औंस होता है। अब दूसरा है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, फ्री नर्वस सिस्टम। यह स्वेच्छा से कार्य करता है, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। यह मुख्य रूप से रुधिर परिसंचरण एवं हृदय गति पर नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र का एक सफ़ेद डोर के समान होता है, जो अपने कार्य एवं प्रकार की दृष्टि से यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला है संवेदक तंत्रिकाएं, दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं और तीसरा है मिश्रित तंत्रिकाएं। अब संवेदक
तंत्रिकाएं क्या है? ये तंत्रिकाएं बाहरी ज्ञान को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आदेश लेकर दूसरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और तीसरा है हमारा मिश्रित तंत्रिकाएं, ये दोनों प्रकार के तंत्रिकाओं का मिश्रित रूप होता है, अर्थात इनके द्वारा संदेश तथा आदेश दोनों ही प्रकार के ज्ञान का वितरण किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह भी फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी में एक मुख्य सिस्टम है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पुरुषों एवं स्त्रियों में प्रजनन तंत्र के भिन्न भिन्न अंग हैं। पुरुषों के अंडकोश में 2 अंड ग्रंथियां रहती है। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, शिश्न पेनिस पुरुष का मैथुन अंग है। इसी के द्वारा मूत्र त्याग एवं वीर्य त्याग होता है। नारी प्रजनन अंग में डिंब ग्रंथियों का प्रमुख स्थान है। ये उदर से निचले भाग श्रोणि में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का हम माप लेते हैं तो 1 इंच गुने ½ इंच होती है, अर्थात लंबाई 1 इंच और चौड़ाई ½ इंच होती है। डिंब ग्रंथि के भीतर डिंबों की उत्पत्ति होती है। गर्भाशय द्वारा स्त्री गर्भाधारण करती है। डिंबवाह में संसेचित होकर गर्भाशय में आ जाता है, अर्थात अंडाणु इसका गर्भाशय में पहुंचता है और उस समय सूक्ष्म अवस्था से 9 मास तक बच्चे का आकार बढ़ता रहता है इसी गर्भाशय में। यहाँ पर वृद्धि का कार्य करने की शक्ति गर्भाशय में होता है। इसकी लंबाई, गर्भाशय का लंबाई जो होता है वह 3 गुने 2 इंच होता है, अर्थात लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 2 इंच। जैसा कि आप गर्भाशय का स्थिति मैंने बताया। अब इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? फीकल मैटर को इसमें बाहर निकाला जाता है, शरीर से विसर्जन किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले अंग जो होते हैं वह गुर्दा, फेफड़ा, मलाशय और त्वचा द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो फीकल मैटर को, जैसा कि फेफड़े से रक्त की विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मलाशय से हमारी फालतू भोजन बाहर निकलता है, पसीने रूप जो पसीना वगैरह है वो त्वचा से बाहर निकाला जाता है। उसके अलावे विषैले मल को बाहर निकालने का और शरीर का तापमान बनाए रखने का भी यह कार्य करता है। लास्ट में हम लोग अब जानेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम क्या है। ग्लैंडुलर सिस्टम एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि रासायनिक रस को स्रावित करने वाले अंगों को ग्रंथि कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क, पैंक्रियाज, अंड ग्रंथि तथा पीनियल ग्रंथि आती है। पीयूष ग्रंथि इन सब की निदेशक एवं संचालिका होती है, इसको कहा जाता है डायरेक्टर। ऑक्सीजन शरीर में कोशिकाओं को प्रोटोप्लाज्म में स्थित आहार तत्वों से मिलकर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया आरंभ करती है। इस रासायनिक क्रिया से ऊर्जा और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे मानव शरीर ताप एवं शक्ति प्राप्त करता है। इस संस्थान द्वारा रक्त का शोधन भी होता है। और क्या होता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेता है। वास्तव में सभी ग्रंथियां अपने अलग अलग कार्यों द्वारा शरीर की वृद्धि में योग देता है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। फिर पीयूष ग्रंथि जो होता है ये शिरोगुहा में मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है और इससे स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि में का प्रभाव डालता है। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रीवा में सामने की ओर स्थित होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन से आहार के ऑक्सीकरण पर प्रभाव पड़ता है और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। थाइमस ग्रंथि हृदय के सामने युवावस्था तक रहती है। इसके हार्मोन की कमी से बाल समय पर
युवा अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर रहती है, किडनी के ऊपर रहती है और एड्रीनल नामक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन रक्तचाप संतुलन में सहायता प्रदान करता है। पैंक्रियाज ग्रंथि ऊपर के निकले तथा पिछले भाग में स्थित होता है। ग्रंथि ऊपर के निकले तथा पिछले भाग में स्थित होता है। इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। अंड ग्रंथि और अंडकोश पुरुषों में पुरुषत्व व स्त्रियों में स्त्रीत्व संबंधी इंद्रियों का विकास करती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है। थकान, फटिग क्या है भाई? तो फटिग थकान किसी कार्य को लंबे समय तक करने से शरीर में शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव होता है, क्योंकि लगातार व्यायाम एवं कार्य करने से मांसपेशियां ऊतकों से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। अतः मांसपेशियां उत्तेजना के अभाव में थकान महसूस करती है। थकान दूर करने के लिए एरोबिक क्रियाएं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषाहार से हमें पोषक तत्व ऑक्सीजन O2 मिलती है। इसके बाद आराम की स्थिति हमें दोबारा कार्य करने में सक्षम बना देती है। यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की कमी पूरी हो जाती है। इस प्रकार आज हम एनाटॉमी का विस्तृत करीब अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग एनाटॉमी चैप्टर जो है इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें लगभग 72 प्रश्न आपको बीच में रखूँगा, जो मैं इसके बाद वाला क्लास में आपको बताऊंगा। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यह मुख्य रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसी से ये रिलेटेड होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप सही उत्तर देंगे। इसी शब्दों के साथ ये एनाटॉमी चैप्टर में समाप्त किया। इसके बाद इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे भाई बहन फिजिकल एजुकेशन में पीजीटी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो हमारा सुन रहे होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा अशोक राय एंड राय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।